भी आज क्लास ऑनलाइन हो रही है इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने C3 साइकिल पढ़ी थी। तो हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने स्टार्ट करा था कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस जो होती है ये दो हिस्से में होती है। एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन थी ये हमने पढ़ी थी, इसका नाम फोटोफॉस्फोरिलेशन था। और लाइट रिएक्शन जो थी इसके दो हिस्से थे, एक था साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और एक था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इतना हमने देखा था। इसके अंदर जो थी वो क्या फॉर्म हुई थी? एनर्जी फॉर्म हुई थी साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक के अंदर। उसके बाद हमने पढ़ी थी डार्क रिएक्शन। जो एनर्जी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में फॉर्म हुई थी उस एनर्जी का इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनाना था। तो अब ये ग्लूकोज जो बनाना था ये दो प्लांट्स के अंदर पढ़ा हमने। किसके अंदर? एक डाइकोट्स में और एक मोनोकोट्स के अंदर। क्या डिफरेंस था डाइकोट मोनोकोट में? डाइकोट जो थे इनके पत्तों के अंदर, ठीक है, इनके पत्तों के अंदर सिर्फ मीजोफिल सेल्स होती हैं। दो तरीके की मीजोफिल सेल्स पढ़ी थी हमने, एक पढ़ी थी पैलिसेड पैरेन्काइमा और एक पढ़ी थी स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। देन आते हैं मोनोकॉट्स की बात करते हैं। मोनोकॉट्स जो होते हैं इनकी लीफ के अंदर दो तरीके की सेल्स हमने पढ़ी थी। तो कौन कौन से दो तरीके की सेल्स मैंने बताई थी? एक बताई थी मैंने मीजोफिल सेल, ठीक है, एक बताई थी मैंने मीजोफिल सेल्स, दूसरी बताई थी मैंने स्पॉन्जी क्या नाम है, स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। एंड यहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा सेल्स होती हैं उनका नाम होता है बंडल शीथ सेल। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा सेल्स होती है उनका नाम होता है बंडल शीथ सेल। अब इनमें मैंने क्या बताया था डिफरेंस? मैंने बोलता जो डार्क रिएक्शन होती है अगर वो डाइकोट के केस में चल रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? C3 साइकिल कहते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं C3 साइकिल, जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। और जो मोनोकोट के केस में चलती है उसे हम क्या कहते हैं? C4 साइकिल कहते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है C3 C4 साइकिल में? डाइकोट की जो C3 साइकिल होती है इसके अंदर सिर्फ एक ही सेल इन्वॉल्व होती है जिसका नाम होता है मीजोफिल सेल। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ एक ही सेल इन्वॉल्व होती है जिसका नाम होता है मीजोफिल सेल। तो हमने जो लास्ट क्लास में प्रोसेस पढ़ी थी वो सिर्फ एक ही सेल के अंदर हो रही है जिसका नाम है मीजोफिल सेल। तो इसमें सिर्फ एक ही सेल इन्वॉल्व है जिसे हम कहते हैं मीजोफिल सेल। एंड जो मोनोकॉट्स होते हैं इनके अंदर दो सेल इन्वॉल्व होती है, और ये जो दो सेल होती हैं एक होती है मीजोफिल सेल एंड सेकंड इसके बगल में एक और सेल होती है जिसका नाम होता है बंडल शीथ सेल। तो लास्ट क्लास में हमने C3 साइकिल पढ़ ली थी कि कैसे ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है इन केस ऑफ डाइकोट्स के अंदर। ठीक है, तो होप सो सबको समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? लाइट रिएक्शन पढ़ी हमने सबसे पहले। लाइट रिएक्शन के अंदर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन थी जिसके अंदर ATP और NADPH2 सिंथेसिस हुआ था। इस एनर्जी का इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनाना था इन केस ऑफ डाइकोट एंड इन केस ऑफ मोनोकोट। डाइकोट के केस में कैसे बनता है वो चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था सबको कि NCERT पे पेज नंबर 217 कर लिया सर। सबने कंप्लीट कर लिया। मैंने बोलता 217 पे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उन पॉइंट को सब बच्चे क्या करेंगे? अपने नोट्स में लिखेंगे। क्यों लड़ाई करवा रही है? हाँ, तुम आपस में अब लड़ाई कर लो भी स्पीकर ऑन करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था कि पेज नंबर 217 जो है वहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स हैं। एक है कि कार्बोक्सिलेशन और एक है कि रिडक्शन और एक है कि रीजनरेशन। तीन स्टेप्स थे, इन तीन स्टेप्स को क्या करना था? नोट्स में लिखना था। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं C4 साइकिल। तो खैर अगर ऑफलाइन क्लास होती तो सबसे पहले मैं लिखवाता ही, तो इस टाइम तो खैर चेक नहीं कर सकते लिखवा के, तो डायरेक्ट हम पढ़ रहे हैं C4 साइकिल। मैंने रीजन बताया था C3 साइकिल को C3 साइकिल क्यों कहते हैं? कोई कारण था क्या? तीन कार्बन कंपाउंड फॉर्म होते हैं। तीन कार्बन, जो फर्स्ट कंपाउंड होता है वो तीन कार्बन का होता है। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन का होता है। ठीक है, कौन सा था फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? PgAl। ठीक है, PGA।
चलो, तो यहाँ पर C4 साइकिल जो है, C4 साइकिल का सबसे पहले दूसरा नाम लिखा जाएगा। C4 साइकिल का दूसरा नाम होता है हैच स्लैक पाथवे। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है हैच स्लैक पाथवे, साइंटिस्ट के बेस पे। तो इसका दूसरा नाम होता है हैच स्लैक पाथवे। ठीक है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट नेम, हैच स्लैक पाथवे। सेकंड, जो ये C4 साइकिल होती है, ये किसके अंदर अगर होती है, मोनोकॉट या डाइकॉट के केस में? Monocot. इट अकर इन मोनोकॉट्स। ठीक है, तो C4 साइकिल जो होती है ये अकर होती है मोनोकॉट्स के केस में। मोनोकॉट्स जो होते हैं इनके क्या क्या एग्जांपल होते हैं? सबसे कॉमन एग्जांपल जो तुम्हें याद रखना है मोनोकॉट का, जो हर जगह लिखने को मिलता है, एक होता है ग्रास। ठीक है, हमेशा याद रखना ग्रास मतलब मोनोकॉट। और दूसरा जो कॉमन एग्जांपल मोनोकॉट के नाम पे हर जगह देखने को मिलता है वो मिलता है मेज। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल ऐसे हैं जो तुम्हें बहुत कॉमन मिल जाएंगे हर जगह पे मोनोकॉट के एग्जांपल में। तो ग्रास, मेज, सुगर केन, ठीक है, सोरगम, और भी कई एग्जांपल है। मोनोकॉट्स बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे जिन जिन पे मतलब क्वेश्चन में ऑप्शन में लिखा रहता है उनके एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। चिनोपोडियम एंड यूफोरबिया। तो ये हो गए यहाँ पे वेरियस प्लांट जो मोनोकॉट से बिलोंग करते हैं। तो C4 साइकिल को हैच स्लैक पाथवे कहा जाता है, और जो C4 साइकिल होती है वो अकर होती है मोनोकॉट्स के केस में। जो C4 साइकिल होती है ये अकर होती है दो क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि अकर होती है दो क्लोरोप्लास्ट के अंदर। एक तो होता है मीजोफिल सेल का और एक होता है बंडल सिस सेल का। तो यहाँ पर अगली स्टेटमेंट आएगी, C4 जो होते हैं प्लांट, C4 प्लांट जो होते हैं जिनके अंदर C4 साइकिल चलती है उन्हें C4 प्लांट कहते हैं। तो C4 प्लांट हैव डाई, डाई का मतलब होता है दो। ठीक है, मॉर्फिक डाई मॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। डाइमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? दो तरीके के स्ट्रक्चर वाला क्लोरोप्लास्ट होता है। तो C4 साइकिल जो होती है इसके जिन प्लांट्स में ये होती है उनके पास दो तरीके के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो कौन कौन से दो तरीके के क्लोरोप्लास्ट होता है? तो एक साइड होता है उनके पास मीजोफिल सेल, तो एक तरफ होता है इनके पास मीजोफिल सेल, एंड दूसरी तरफ होता है इनके पास बंडल शीत सेल। तो एक तरफ मैंने बनाई मीजोफिल सेल एंड दूसरी तरफ बनाई मैंने बंडल शीत सेल। ठीक है, तो ये हो गई मीजोफिल सेल एंड बंडल बंडल शीत सेल। तो ऐसे क्लोरोप्लास्ट को जिसके अंदर एक एंड दो अलग अलग तरीके के क्लोरोप्लास्ट हो, ऐसे क्लोरोप्लास्ट को डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो किन प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है? तो तुम क्या लिखोगे? मोनोकॉट्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है। इस डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? क्रांज एनाटॉमी भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन मोनोकॉट। मोनोकॉट के केस में दो तरीके के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, दैट इज नंबर 1, दैट इज बंडल शीत सेल। बंडल शीत सेल, सबसे पहली सेल होती है बंडल शीत सेल, एंड मीजोफिल सेल। ठीक है, तो मोनोकॉट के केस में दो तरीके की सेल्स होती हैं, बंडल शीत सेल एंड मीजोफिल सेल। तो C4 प्लांट का डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होता है। डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट का मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन मोनोकॉट, दैट इज बंडल शीत सेल एंड मीजोफिल सेल। दिस इज नॉन एज क्रांज एनाटॉमी। इसे क्या कहा जाता है? क्रांज एनाटॉमी कहा जाए। दिस इज नॉन एज, इसे क्या कहा जाता है? क्रांज एनाटॉमी। दिस इज नॉन एज क्रांज एनाटॉमी। ठीक है, क्रांज वर्ड कहाँ से यूज किया जाता है? यूज किया जाता है माला से। ठीक है, माला जो होती है, ठीक है, फोटो की जो माला होती है उससे। तो ये माला की तरह दिखता है, अगर तुम इसको शेप को देखो, ऐसे कंप्लीट गोल तो नहीं है, पर इसकी शेप के बेसिस पे से क्या कहा जा रहा है? क्रांज एनाटॉमी कहा जा रहा है। ठीक है, क्रांज वर्ड किसे यूज किया जाता है? कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें माला चढ़ाई जाती है, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है क्रांज, माला के लिए। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? क्रांज एनाटॉमी। तो अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने C4 प्लांट्स के बारे में? हमने पढ़ा
C4 प्लांट्स जो होते हैं इनकी साइकिल को C4 साइकिल कहते हैं, और C4 प्लांट्स होते हैं मोनोकॉट। इनकी साइकिल का दूसरा नाम होता है हैच सेलेक्ट पाथवे। और मोनोकॉट्स के कुछ एग्जांपल है जैसे कि ग्रास एंड मेज, बाकी याद रखो मत रखो, ग्रास एंड मेज याद रहने चाहिए। C4 प्लांट्स जो होते हैं इनके पास दो तरीके के क्लोरोप्लास्ट होता है, एक होता है मीजोफिल सेल और दूसरा होता है बंडल सी सेल। तो एक तरफ इनके पास है मीजोफिल सेल एंड दूसरा इनके पास आएंगी बंडल शीथ सेल। तो इनके पास दो तरीके की सेल होती हैं, मीजोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल। अब यहाँ पर मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल के अंदर क्या क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ मोनोकॉट्स। तो यहाँ पर जरा हम हेडिंग लिखेंगे। एक तरफ बंडल शीथ सेल के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, तो एक इस तरफ मैंने मीजोफिल लिखा है डायग्राम में, तो मैं यहाँ पर मीजोफिल ही लिख रहा हूँ। तो मीजोफिल सेल के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा इन केस ऑफ मोनोकॉट, एंड मोनोकॉट के केस में बंडल शीथ सेल के अंदर क्या देखने को मिलेगा। डाइकॉट के केस में बंडल शीथ सेल नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक तरफ हेडिंग डाल दी मीजोफिल सेल और एक तरफ हेडिंग डाल दी बंडल शीथ सेल। ठीक है, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट बना रहा हूँ मैं, ताकि इन दोनों के सेल्स के अंदर क्या क्या पाया जाता है वो तुम्हें पता चल सके, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली, तो इसलिए पता होना चाहिए कि इनके अंदर क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट बनाते हैं और जरा देखते हैं कि इनके अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो मीजोफिल सेल्स जो होती हैं मोनोकॉट्स की, ठीक है, मोनोकॉट्स की जो मीजोफिल सेल्स होती हैं इनके अंदर क्या देखने को मिलता है, मीजोफिल सेल के अंदर रुबिस्को अब्सेंट होता है। अगर तुम्हें याद हो डाइकॉट के केस में रुबिस्को प्रेजेंट था मीजोफिल सेल में, यस रुबिस्को, सर। तो यहाँ पर रुबिस्को अब्सेंट होगा, यहाँ पर रुबिस्को अब्सेंट होगा। हमने क्या पढ़ा था, C3 साइकिल जब जिस बच्चे ने पढ़ी है तो उसमें उन्होंने क्या पढ़ा था, उन्होंने पढ़ा था कि 6 CO2 होते हैं, 6 CO2 रिएक्ट करते हैं RuBP के साथ, विच इज रूबिलोज बाइफॉस्फेट, ठीक है, विच इज अ 5 कार्बन कंपाउंड, और ये कितने होते हैं 6। ठीक है, 6 CO2 6 RuBP ये दोनों रिएक्ट करते हैं और ये फॉर्म कर देते हैं फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जिसका नाम होता है PgAl। ठीक है, और ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जिसका नाम होता है रुबिस्को, है ना, ठीक है, इसके प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को। तो यहाँ पर जो एंजाइम है वो रुबिस्को प्रेजेंट है। डाइकॉट के केस में मीजोफिल सेल के अंदर रुबिस्को प्रेजेंट है। ये कौन सी सेल है, ये मीजोफिल सेल है। ठीक है, यहाँ पर जो डायग्राम बनाया है ये है मीजोफिल सेल, और मीजोफिल सेल के अंदर रुबिस्को प्रेजेंट है डाइकॉट के केस में। पर इन केस ऑफ मोनोकॉट, ठीक है, जो मीजोफिल सेल होती है इसके अंदर रुबिस्को नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर जो मीजोफिल सेल है, ठीक है, इसके अंदर रुबिस्को अब्सेंट है। तो इसके डायग्राम में क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे रुबिस्को जो होता है, रुबिस्को जो है वो अब्सेंट है, रुबिस्को जो है वो अब्सेंट है। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहला पॉइंट, रुबिस्को अब्सेंट होता है मीजोफिल सेल्स ऑफ मोनोकॉट। ठीक है, नेक्स्ट, ये रुबिस्को कहाँ प्रेजेंट होता है, तो बंडल सिस सेल के अंदर रुबिस्को नहीं, ओ मीजोफिल सेल के अंदर रुबिस्को नहीं है, तो रुबिस्को कहाँ प्रेजेंट है, बंडल सीत सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो इसकी बगल वाली सेल है, जो नई सेल देखने को मिल रही है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है रुबिस्को। तो रुबिस्को जो होता है वो प्रेजेंट होता है बंडल सीत सेल के अंदर। तो यहाँ पर जो इसकी बगल वाली सेल है यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, रुबिस्को प्रेजेंट, रुबिस्को प्रेजेंट। अब तुम यहाँ पे नोटिस करो, CO2 को RuBP के साथ जो कंबाइन करने के लिए एंजाइम चाहिए वो तो मीजोफिल सेल के अंदर है ही नहीं, है ना, वो मीजोफिल सेल के अंदर है ही नहीं। वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है बंडल शीत सेल के अंदर, वो एंजाइम प्रेजेंट है बंडल शीत सेल के अंदर। तो यहाँ से कोई ना कोई कंपाउंड बना के कहाँ भेजना पड़ेगा, बंडल शीत सेल के अंदर भेजना पड़ेगा, तभी जाके ये CO2 जो है वो RuBP के साथ रिएक्ट करेगा और ग्लूकोज बना पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है मोनोकॉट के केस में कि मीजोफिल सेल के अंदर पहले कोई कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड यहाँ से ट्रांसफर होगा बंडल सिस सेल के अंदर, और बंडल सिस सेल के अंदर वो कंपाउंड रिलीज करेगा CO2, और ये CO2 फिर ये सेम प्रोसेस रिपीट करेगा जो हमने पहले पढ़ी थी। पर यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे प्रोसेस चल रही थी मीजोफिल सेल में और यहाँ पे सेम प्रोसेस जाके स्टार्ट होगी बंडल सिस सेल में, क्योंकि बंडल सिस सेल में रुबिस्को प्रेजेंट है और मीजोफिल सेल में रुबिस्को अब्सेंट है। तो ये डिफरेंस होता है सबसे बड़ा मोनोकॉट और डाइकॉट के केस में। अब यहाँ पे मीजोफिल सेल के अंदर क्या कोई एंजाइम नहीं होता, होता है, यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पेप्केज। ठीक है, तो एंजाइम का नाम होता है पेप्केज, और पेप्केज एंजाइम यहाँ प्रेजेंट होता है।
और बंडल सिस सेल के अंदर पेप्केज एंजाइम जो होता है ये अब्सेंट होता है। तो पेप्केज एंजाइम जो होता है वो अब्सेंट होता है इन केस ऑफ बंडल सिस सेल। तो यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिला, एक नया एंजाइम देखने को मिला जिसका नाम होता है पेप्केज। तो यहाँ पे पेप्केज प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो प्रेजेंट ही लिख रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर पेप्केज जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे पेप्केज जो होता है वो अब्सेंट होता है। पेप्केज जो होता है वो अब्सेंट होता है। अभी क्या करेगा पेप्केज, साइकिल जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है सेकंड पार्ट, मीजो। ये बताओ, अभी मैंने ऊपर डायग्राम में कुछ समझाया था, CO2 जो है वो CO2 RUBP के साथ मोनोकॉट के केस में कहां पर रिएक्ट करेगा, मीजोफिल में या बंडल सीट में? बंडल शीट पे। बंडल शीट। बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं एक पॉइंट, इनिशियल फिक्सेशन और फाइनल फिक्सेशन कहाँ होगी, तो अगर तुम्हें आंसर बोलना हो तो बंडल सीट सेल के अंदर क्या होती है, फाइनल फिक्सेशन। फाइनल CO2 फिक्सेशन, ठीक है, फाइनल CO2 फिक्सेशन। मतलब CO2 को ग्लूकोज में बदलने का एक्चुअल काम कहाँ होता है, बंडल सीट सेल में। पर पेपर में क्वेश्चन आया इनिशियली CO2 जो होता है वो कहाँ पे फिक्स होता है, फिक्स नहीं हो रहा है, एक तरीके से किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट करके उसे आगे भेजा जा रहा है, मेसोफिल सेल। वो मेसोफिल सेल में होगा। तो इनिशियल CO2 फिक्सेशन जो होगा वो होगा मेसोफिल सेल के अंदर, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, जरा इसको रिवाइज करते हैं और इन पॉइंट्स को याद करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। और जिसको नोट्स लिखना है यहाँ तक लिख लो, ठीक है। तो अभी तक मैंने क्या क्या बताया, अभी तक मैंने बताया कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस दो हिस्सों में होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब होता है कि एनर्जी बनाने वाला फेज, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। डार्क रिएक्शन का मतलब होता है ग्लूकोज बनाने वाला फेज। डाइकॉट के केस में ग्लूकोज बनाने वाला फेज के सिर्फ एक ही सेल के अंदर चलता है। मोनोकॉट के अंदर ग्लूकोज बनाने वाला फेज दो सेल्स के अंदर चलता है, मीजोफिल और बंडल सेल, ठीक है। C3 साइकिल हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ रहे हैं C4 साइकिल जो चलती है मोनोकॉट के केस में। तो इट अकर इन मोनोकॉट्स, एग्जांपल ऑफ मोनोकॉट, इट इज आल्सो कॉल्ड हेच-सेलेक्ट पाथवे। ये चलती है दो तरीके के क्लोरोप्लास्ट में, देयरफॉर इट अकर इन टू टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट व्हिच इज नोन एज डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। ये जो दो तरीके के क्लोरोप्लास्ट होते हैं कौन कौन से सेल मिलके बनाते हैं, मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल। तो there are two types of chloroplast in monocot, bundle seed cell and mesophyll cell. This is known as craniotomy, इसे craniotomy कहा जाता है। यहाँ पर हमने पढ़ा मेसोफिल सेल और बंडल सीड सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो हमने डाइकॉट के केस में देखा था मेसोफिल सेल में रुबिस्को था, पर यहाँ पर रुबिस्को नहीं होता, रुबिस्को होता है बंडल सीड में। यहाँ पे एक नया एंजाइम होता है, इसका नाम होता है पेप्केज, और ये पेप्केज बंडल सीट में नहीं होता। CO2 फिक्सेशन इनिशियली होती है मेसोफिल में, और एक्चुअल CO2 फिक्सेशन जो ग्लूकोज बनाने वाली होती है फाइनल, वो होती है बंडल सीट सेल में। तो यहाँ तक जल्दी से याद करो, और जो लिख रहा है वो नोट्स में अपने ऐड कर लो साथ साथ, ठीक है। इसको कर लो कंप्लीट, देन आगे बढ़ेंगे साइकिल। और इसको याद करो, अभी सुनूंगा किसी एक बच्चे से। जब हो जाए तो बता। इस किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, अगर समझ में ना आया हो तो। सर हो गया याद। हो गया, लिख लिया नोट्स में? यस सर। सर मुझे भी याद हो गया। हो गया, बढ़िया। सुनाओ तीशा। सर जो CH4 होता है वो C4 जो होता है वो मोनोकोट में होता है, जिसे हैच स्लैक पाथवे भी बोला जाता है। और C4 के पास डायमॉर्फिक क्रोमोप्लास्ट होते हैं, एक उसमें होता है मेसोफिल और एक होता है बंडल शीथ सेल। इन दो क्रोलोप्लास्ट होते हैं, बंडल शीथ सेल और मेसोफिल सेल, जिन्हें बोलता है क्रांज एनाटॉमी। मेसोफिल सेल और फिर बंडल शीथ सेल का हमने देखा है डिफरेंशिएशन। मेसोफिल सेल में जो होता है रिबोस्को जो होता है एब्सेंट होता है, बंडल शीथ सेल में प्रेजेंट होता है। और पैपकेज जो होता है मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होता है और बंडल शीट सेल में एब्सेंट होता है। और इनिशियल CO2 फिक्सेशन जो होते हैं वो मेसोफिल सेल में होते हैं, जो फाइनल CO2 फिक्सेशन होती है वो बंडल शीट सेल में होती है।
यहाँ पे फाइनल CO2 फिक्सेशन का क्या मतलब है? सर फाइनल CO2 फिक्सेशन का मतलब है कि मेसोफिल के पास कोई एंजाइम नहीं होता। जैसे रुबिस्को तो जो मेसोफिल होता है वो कुछ कंपाउंड बना के बंडल शीट सेल में भेजता है। जैसे CO2 जो फिर वो CO2 का यूज करके उसके अंदर ग्लूकोज का यूज करके उसके अंदर प्रोडक्ट बनाती है। CO2 का यूज करके उसे RUBP के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब जो सेम C3 साइकिल थी वो चलती है बंडल शीट सेल के अंदर। ठीक है, तो ग्लूकोज बनाने की प्रोसेस जो होती है वो बंडल शीट सेल में चलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फाइनल CO2 फिक्सेशन। और किस बच्चे को याद हुआ था भाई? एक बच्चे ने और कहा था, किसी ने, पलक ने कहा था क्या? यस सर। यस हम्म, सर। बताओ पलक। सर C4 साइकिल को हेक्स स्लेक पाथवे कहते हैं और हम्म, ये मोनोकोट में अकर होती है। इसके ठीक है। एग्जांपल्स ग्रेस में शुगर केन है। हम्म, और जो C4 साइकिल के जो प्लांट्स होते हैं उनके पास डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होता है। हम्म, इन्हें डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एक मेसोफिल सेल्स और एक बंडल शीट सेल्स। ठीक है। आगे। तो जिसके पास दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनको क्रांस एनाटॉमी कहते हैं। हम्म, और मेसोफिल सेल्स के पास रुबिस्को एब्सेंट होता है, पेप्केस प्रेजेंट होता है। और ठीक है। बंडल शीट सेल के पास रुबिस्को प्रेजेंट होता है और पेप्केस एब्सेंट होता है। हम्म, और इनिशियली CO2 फिक्सेशन मेसोफिल सेल्स में होती है और फाइनल CO2 फिक्सेशन बंडल शीट सेल में होती है। ठीक है, बढ़िया। सबने लिख लिया? किसी का रह तो नहीं रहा लिखने का काम? बताओ भाई। नहीं भैया। चलो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इस प्रोसेस को। तो C4 साइकिल के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, कंप्लीट सेट पेज है यहाँ से, पेज की स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है, यहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं C4 साइकिल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक तरफ ड्रॉ करूंगा मीजोफिल सेल और एक तरफ ड्रॉ करूंगा मैं बंडल शीट सेल। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ ड्रॉ करी मीजोफिल सेल। ठीक है, तो ये ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ मीजोफिल सेल, और इसके साइड में ड्रॉ करूंगा मैं बंडल शीट सेल। तो ये हो गई यहाँ पे मीजोफिल सेल। नेक्स्ट इसके साइड में ब्राउन कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बंडल शीट सेल। तो ये यहाँ पे ड्रॉ कर दी मैंने बंडल शीट सेल। ठीक है, तो ये हो गई मीजोफिल सेल और एक तरफ हो गई बंडल शीट सेल। नाम लिख देते हैं इनका। तो फर्स्ट जो सेल यहाँ पे ड्रॉ करी है ये है मीजोफिल सेल। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम इस तरीके से बना हुआ, देखो। इसको जरा मैं रोटेट करके दिखा देता हूँ, देन इसको पोजीशन पे दोबारा ले आऊंगा। तो एनसीईआरटी में जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से, मतलब इस डायग्राम को अगर मैं रोटेट कर दूं, ये रहा यहाँ पे रोटेशन वाला, इसको मैं इस तरीके से कर दूं तो इस तरीके से बनाऊं। मीजोफिल सेल बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है, और बंडल सी सेल बनी हुई है यहाँ पे। तो मैं चाहूँ तो एनसीईआरटी के हिसाब से जैसे शेप बना रखी वैसे शेप में इसको ड्रॉ कर देता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको एनसीईआरटी की तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा स्टेप्स को ध्यान देना पड़ेगा मुझे, बस, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ एनसीईआरटी में दिखा रखी है मीजोफिल सेल। ठीक है, मीजोफिल सेल। ठीक है, और नीचे की तरफ एनसीईआरटी में दिखा रखी है बंडल शीत सेल। बंडल शीत सेल नीचे की तरफ दिखा रखी है एनसीईआरटी में बंडल शीत सेल, मीजोफिल सेल एंड बंडल शीत सेल। शुरुआती CO2 फिक्सेशन कहाँ हो रही थी? देखो ध्यान दो सब नोट्स में। शुरुआती CO2 फिक्सेशन हो रही थी मेसोफिल मीजोफिल सेल में। सेल। ठीक है, तो अब ये मीजोफिल सेल में शुरुआती CO2 फिक्सेशन का क्या मतलब है, इस चीज को जरा समझते हैं। शुरुआती CO2 फिक्सेशन का मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर से CO2 आएगा। ठीक है, एटमॉस्फेयर से CO2 आएगा। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर से CO2 आया। ठीक है, यहाँ से एंटर करवा रहा हूं मैं एटमॉस्फेयर से CO2,
इसको थोड़ा थिक बना देते हैं ताकि बेटर समझ में आए। तो यहाँ पे एटमोस्फेयर से CO2 एंटर करा, ठीक है, इनटू द मीजोफिल सेल, ठीक है, ये एंटर कर गए यहाँ पे इज, एरो नहीं बना ठीक से, तो यहाँ पे एंटर कर गया CO2 फ्रॉम एटमोस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नीचे इसके ड्रॉ कर देते हैं CO2, तो ये CO2 आ गया एटमोस्फेयर से मीजोफिल सेल के अंदर, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया CO2, ठीक है। अब ये जो CO2 है ये अंदर मीजोफिल सेल के अंदर पानी होता है, उस पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है, ठीक है, और रिएक्ट करके पानी से ये फॉर्म करता है, पानी से रिएक्ट करके ये फॉर्म करता है HCO3 माइनस, ठीक है, क्या फॉर्म करता है HCO3 माइनस, ये इसने फॉर्म कर दिया यहाँ पे कंपाउंड। एनसीईआरटी के केस में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि CO2 आया और CO2 कन्वर्ट हो गया HCO3 में, कैसे हुआ ये रीजन नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो इसलिए मैं इस चीज को यहाँ पर फोकस करके तुम्हें दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें रीजन पता रहे कि जो CO2 अंदर आया है एटमोस्फेयर से, कहाँ से आया है, एटमोस्फेयर से, यहाँ पे क्या आएगा, एटमोस्फेयर से, ठीक है, बाहर से इन्वायरमेंट से जो CO2 आया है थ्रू स्टोमेटा, ये CO2 पानी के साथ रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है HCO3। इसको हम वो नहीं कह रहे, इसको हम इनिशियल CO2 फिक्सेशन नहीं कहेंगे, याद रखना, ये इनिशियल CO2 फिक्सेशन नहीं है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बनाया ये इनिशियल CO2 फिक्सेशन नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये इनिशियल CO2 फिक्सेशन नहीं है। तो मैंने यहाँ पर क्या क्या बताया अभी तक, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैंने बताया एटमोस्फेयर से जो है वो क्या आया, एटमोस्फेयर से आया CO2, ठीक है, CO2 आया एटमोस्फेयर से। ये CO2 जो है, ठीक है, ये CO2 जो है जो एटमोस्फेयर से आया, इस CO2 ने रिएक्ट करा वाटर के साथ, और वाटर के साथ इसने रिएक्ट करके फॉर्म करा, इसने रिएक्ट करके फॉर्म करा HCO3, ठीक है, तो इसने रिएक्ट करके यहाँ पे फॉर्म करा HCO3, तो यहाँ पर लिखेंगे हम HCO3 माइनस। होप से यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। HCO3 माइनस जो होता है, अब होगी सबसे पहली इनिशियल फिक्सेशन, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा, अगर कोई बच्चे से मैं पूछूं, द फर्स्ट स्टेप ऑफ C4 साइकिल इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसे, सोचो ऐसी, मैं मतलब किसी को पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा, ऐसे दिमाग से सोचो। यहाँ पे अभी क्या होगा, CO2 के साथ क्या होगा, वर्ड क्या बताया था, CO2 का क्या होगा, ऑक्सीडाइजेशन। ना ना ना, CO2 का क्या होगा, ध्यान करो, फिक्सेशन। फिक्सेशन। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, यहाँ पे फिक्सेशन होता है, क्या होता है पहला स्टेप, फिक्सेशन होता है। तो एनसीईआरटी में तुम जब पढ़ोगे पहला वर्ड वो क्या लिखा होगा, फिक्सेशन। तो कैसे होगा इसका फिक्सेशन, ये जो HCO3 होगा, ये HCO3 रिएक्ट करेगा एक कंपाउंड के साथ, जिस कंपाउंड का नाम होता है PEP, ठीक है, कंपाउंड का नाम होता है PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ठीक है। तो इसका कंपाउंड का पूरा नाम लिखूंगा मैं यहाँ पे, PEP का मतलब क्या होता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो यहाँ पे PEP मैंने हेडिंग डाली, और जो मैंने अंदर PEP लिखा है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो यहाँ पर जो कंपाउंड है जो अंदर रिएक्ट कर रहा है CO2 के साथ, उसका नाम है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ठीक है, फॉस्फेट इनॉल एंड पायरुवेट। इनॉल एक कंपाउंड है जो तुम शायद 12th में पढ़ोगे, क्या पता 11th में भी पढ़ने को मिले, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कंपाउंड जिससे रिएक्ट कर रहा है वो कौन हैगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। अभी जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है, ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट रिएक्ट करके CO2 के साथ रिएक्ट करके बनाएगा एक कंपाउंड, ठीक है, दिस इज नॉन एज फिक्सेशन। तो यहाँ पर जो सबसे पहला स्टेप है इसे हम क्या कहते हैं, फिक्सेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो HCO3 PEP के साथ विच इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, कितने कार्बन कंपाउंड होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। नीचे मैं हर बार लिखता आता हूँ 3C, अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, 3C का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर बनाता है एक कंपाउंड जिसका नाम होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर एक एसिड बनता है जिसका नाम होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को C4 एसिड भी कहा जाता है, इट इज नोन एज C4 एसिड, क्योंकि कितने कार्बन का कंपाउंड होता है ये फोर। तो 4 कार्बन का।
4 कार्बन का। कैसे 4 कार्बन हो, कोई बच्चा बता सकता है मुझे? 4 कार्बन कैसे हो गए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के पास? सर 3 कार्बन तो सर पीईपी के है हाँ, और और 1 कार्बन CO2 का। CO2 नहीं, SCO3 हो गया अब। ठीक है, सही बोल रहे हो, फिर भी देख के भी गलत। ठीक है, एक कार्बन देखो बच्चों, यहाँ पे 4 कार्बन कैसे हो गए? एक कार्बन इसके पास है, सब पढ़ पा रहे हो? यहाँ पे एक कार्बन है इसके पास। ठीक है, एक कार्बन ये रहा है यहाँ पे, सब बच्चे ध्यान से देखो। ठीक है, HCO3 है अब 1 कार्बन। 3 कार्बन किसके पास है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के पास। तो एक कार्बन ये रहा, और 3 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ ये रिएक्ट कर रहे हैं, तो टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के पास कितने कार्बन आए? 4 कार्बन आए। समझ में आया सबको? बताओ। हाँ भैया। यस ठीक है, इसे C4 एसिड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि C4 साइकिल के अंदर बन रहा है ये, इसलिए से हम क्या कह रहे हैं? C4 एसिड कह रहे हैं। 4 कार्बन को होता है, इसलिए से क्या कहते हैं? C4 एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 कार्बन का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो C4 एसिड है, ये जो बना है C4 एसिड, इसको बनवाया किस एंजाइम ने होगा? कौन से एंजाइम ने इसे बनवाया होगा? याद करो, नोट्स में अभी पढ़ा है तुमने, यहाँ पर एक ही एंजाइम प्रेजेंट होता है, पेपकेज। पेपकेज। बहुत पेपकेज। बढ़िया। यहाँ पर एंजाइम जो प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है पेपकेज। ठीक है, तो यहाँ पर एंजाइम जिसने इसको बनवाया है, उस एंजाइम का नाम होता है पेपकेज। तो इधर मैं लिख रहा हूँ पेपकेज। तो पेपकेज की प्रेजेंस में, ठीक है, पीईपी के साथ रिएक्ट करके क्या बना है? यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना है। तो यहाँ पर पेपकेज ने हेल्प करी बनवाने में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो मैंने पीईपी के बारे में लिख दिया, क्या होता है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे OAA। OAA क्या होता है? जैसे कोई बच्चा बहुत बड़ा डायग्राम बना रहा है तो उसी में लिख सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। बाहर में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि डायग्राम जो है वो उस बेसिस पे छोटा आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा अजीब सा लगेगा, इसलिए मैंने बाहर लिख दिया। तो OAA क्या होता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इट इज नोन एज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कंपाउंड पीईपी था, जो 3 कार्बन का कंपाउंड था, इसके साथ CO2 ने रिएक्ट करके 4 कार्बन का कंपाउंड बनाया, जिसका नाम था ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसके पास 4 कार्बन कैसा है, सबको समझ में आ गया। इस स्टेप का नाम क्या बताया था? अभी तुमने बताया था, सबने बताओ क्या नाम बताया था? फिक्सेशन। 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 तो यहाँ पर ये जो स्टेप हुआ था, इस स्टेप का नाम था फिक्सेशन। ठीक है, अभी सबने बताया था, इस स्टेप का नाम होता है फिक्सेशन। तो दिस इज नोन एज द फर्स्ट स्टेप विच इज नोन एज इनिशियल फिक्सेशन ऑफ CO2। तो अगर तुमसे कोई पूछेगा कि मुझे इसका मतलब बताओ रिएक्शन के तौर पे कि इनिशियल फिक्सेशन ऑफ CO2 का मतलब क्या होता है, तुम क्या बोलोगे? HCO3 जब रिएक्ट करता है पीईपी के साथ पेपकेज के प्रेजेंट में और बनाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, दिस इज नोन एज इनिशियल फिक्सेशन। ठीक है, अगर कोई तुमसे बोल रहा है इसको स्टेटमेंट में बताओ, ये जो यहाँ पे हुआ है ना, मुझे स्टेटमेंट में सुनना है, मुझे नहीं पता, ये तुमने रट्टा मार रखा होगा, स्टेटमेंट में बताओ। तो कैसे बताओगे? When in monocots CO2 comes from atmosphere into the mesophyll cell, this CO2 react with water and form HCO3. HCO3 react with phosphoenol pyruvate, and this is known as fixation. It occur in the presence of Pepkase enzyme, and it result in formation of C4 acid, which is known as oxaloacetic acid. मैं कुछ नहीं कर रहा, जो यहाँ पे लिखा हुआ उसी को स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ इंग्लिश में। ठीक है, मैंने अलग से कुछ नहीं याद कर रखा। तो यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन गया। सबको समझ में आया? बताओ। यस हाँ सर। भैया। ठीक है, तो एनसीईआरटी में अगर कोई बच्चा डायग्राम देखेगा, उसको भी सेम यही देखने को मिलेगा एनसीईआरटी में, कि एनसीईआरटी में दिखा रखा है मेसोफिल सेल है, एटमॉस्फेयर से CO2 है वो आया, और उन्होंने बस ये नहीं बता रखा कि ये CO2 आते SCO3 में कैसे बदल गया। फिर ये पीईपी के साथ रिएक्ट करा, इसने पीईपी के साथ रिएक्ट करके फिक्सेशन प्रोसेस करी, और इसने बना दिया क्या? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे एनसीईआरटी का जो शुरू का हिस्सा था। तो इसको मैं थोड़ा इरेज करके स्ट्रेट लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा तिरछा सा लग रहा है ये। तो यहाँ पर क्या क्या रिएक्ट कर रहे थे आपस में? यहाँ पर रिएक्ट कर रहे थे आपस में, एक तो रिएक्ट कर रहा था HCO3 माइनस, ठीक है, एंड HCO3 माइनस यहाँ पे एक कार्बन का कंपाउंड है HCO3 माइनस, और ये रिएक्ट कर रहे थे 3 कार्बन के कंपाउंड के साथ जिसका नाम था PEP। ठीक है, और ये रिएक्ट करके बना देते 4 कार्बन कंपाउंड। अब ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है, ठीक है,
एनसीईआरटी के केस में ये दिखा रखा है कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड डायरेक्टली चला गया इस सेल से किसके अंदर, दूसरी सेल के अंदर। ये डायरेक्टली चला गया इस सेल से दूसरी सेल के अंदर, ठीक है। और ये जो गैप है, जिस गैप के थ्रू एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट कर पाती है, उसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। सब बच्चों ने पढ़ा होगा, ठीक है। मैंने क्या पढ़ाया था, एक सेल दूसरी सेल से जो कनेक्ट कर पाती है इन केस ऑफ प्लांट्स, इस गैप को क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। तो यहाँ पर एक गैप जो है जिससे एक सेल दूसरी सेल से कनेक्ट कर पाती है, इस गैप को क्या कहा जाता है, इस गैप को प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। तो मैं इस गैप का नाम लिख रहा हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अगर कहीं पे पूछ लिया गया कि एक सेल से दूसरी सेल तक कैसे चला गया कंपाउंड, तो ये जा रहा है विद द हेल्प ऑफ अ कनेक्शन विच इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। प्लांट्स के अंदर, ठीक है, प्लांट्स के अंदर एक कनेक्शन होता है जिससे एक सेल दूसरी सेल से कनेक्ट कर पाती है, इस कनेक्शन का नाम होता है प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, यहाँ पे एनसीईआरटी के केस में ये नहीं बता रखा कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड क्या डायरेक्ट जाता है या किसी और के साथ रिएक्ट करके जाता है, पर यहाँ पे एंट्रेंस में थोड़ा ये चीज एक्यूरेटली बता रखी है कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होता है वो पहले रिएक्ट करता है एक चीज के साथ, फिर जाता है बंडल सी सेल में, ठीक है। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होता है ये सबसे पहले क्या करता है, ये सबसे पहले रिएक्ट करता है एक कंपाउंड के साथ। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होता है ये रिएक्ट करता है किसके साथ, तो यहाँ पर रिएक्शन दिखाएंगे। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड आया, इसने रिएक्ट करा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ने एक कंपाउंड के साथ, और इस कंपाउंड का नाम होता है NH3। NH3 क्या होता है, अमोनिया, ठीक है। किसके साथ रिएक्ट करा इसने, अमोनिया के साथ रिएक्ट करा। अमोनिया के साथ जब ये रिएक्ट करता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर 4 कार्बन थे, 1 2 3 4, और ये एसिड था तो ये बना दिया एसिड। अब यहाँ पे हुआ क्या, इस 4 कार्बन वाले कंपाउंड में NH3 ऐड हो गया। तो पहले इसका नाम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड था, अब इसके अंदर ऐड हो गया NH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका नाम चेंज हो जाता है मैलिक एसिड। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है उसका नाम होता है मैलिक एसिड। ये स्टेप एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। मैलिक एसिड जो होता है, ये मैलिक एसिड आता है फ्रॉम मीजोफिल सेल टू द, ये 4 कार्बन ही है, ठीक है। ये चीज मैं यहाँ पर भूल गया बताना, इस चीज को मेंशन कर देता हूँ, ये भी एक 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। मैलिक एसिड जो है ये भी एक 4 कार्बन कंपाउंड है, C4 एसिड नहीं है, पर ये एक 4 कार्बन कंपाउंड है, 4C कंपाउंड है ये, ठीक है। इट इज अ 4C कंपाउंड, ठीक है, इट इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। ये मैलिक एसिड जो है ये अब आ गया कहाँ पर, ये मैलिक एसिड आ चुका है बंडल सी सेल में। तो एक्चुअल अगर तुमसे कोई पूछे कि मीजोफिल सेल से बंडल सी सेल के अंदर क्या आता है, तो तुम क्या आंसर बोलोगे, यहाँ पर आता है मैलिक एसिड, ठीक है। अगर तुमसे ये पूछे कि CO2 जो है वो कौन रिलीज करेगा बंडल सी सेल के अंदर आके, तो तुम क्या आंसर बोलोगे, ऑक्जेलो रिलीज को। एसिटिक एसिड या मैलिक एसिड? ओ सर, अगर एनसीईआरटी के हिसाब से बोलेंगे तो ऑक्सैलिक एसिड, और वैसे मैलिक एसिड। नहीं, ठीक है, तुम्हें मैलिक एसिड ही बोलना है, ठीक है। एग्जाम में तुम्हें मैलिक एसिड ही बोलना है, मैलिक एसिड बोलना क्यों है एक्यूरेट, क्योंकि जो एग्जाम है, एंट्रेंस है, या कोई भी क्वेश्चन है, वहां पे यही पूछा जाता है कि जो CO2 जिसके अंदर स्टोर है उस कंपाउंड का नाम क्या होता है। तुम्हें आंसर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड नहीं देखने को मिलेगा, तुम्हें आंसर क्या देखने को मिलेगा, मैलिक एसिड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, बेसिक से एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, पर यहाँ पे तुम्हें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज पता होनी चाहिए। तो मैंने क्या बताया, एटमोस्फेयर से CO2 आया, CO2 ने वाटर के साथ रिएक्ट करा, HCO3 बनाया, ठीक है। HCO3 ने PEP के साथ रिएक्ट करा, PEP के साथ रिएक्ट करके बनाया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, 4 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। खैर अगर तुम चाहो तो मैं इस चीज को यहाँ पे गायब कर दे रहा हूँ, ठीक है, तुम एनसीईआरटी के बेसिस पे लिख लो। यहाँ पर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है ये यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, वर्ड क्या बोलोगे, ऑक्जेलो ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट। तो स्टेप 2 क्या होगा, नंबर 1 स्टेप था फिक्सेशन, ठीक है, नंबर 1 स्टेप था फिक्सेशन, दिस इज नोन एज फिक्सेशन। नंबर 2 स्टेप क्या लिखोगे यहाँ पे बताओ, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नंबर 1 स्टेप इज फिक्सेशन एंड नंबर 2 स्टेप इज C4 एसिड का ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर इसे लिखा जाता है, इस एरो के आगे लिखा जाएगा ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ट्रांसपोर्ट हुआ है, ठीक है, इसे भी ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हुआ है एक C4 एसिड का, तो दिस इज नोन एज ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इसके ब्रैकेट बना देते हैं और ये हो गए यहाँ पे इसका ट्रांसपोर्ट।
ट्रांसपोर्ट जो हुआ है वो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का, विच इज C4 एसिड। ठीक है, तो C4 एसिड जो है वो हो गया ट्रांसपोर्ट। अब ये जो C4 एसिड होगा, ठीक है, ये C4 एसिड यहाँ पे रिलीज करेगा CO2। वो इग्नोर कर दो, जो मैंने मैलिक एसिड वाला पॉइंट पढ़ाया था, इग्नोर कर दो। ठीक है, एनसीईआरटी के बेसिस पे चल रहे हैं हम। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट हुआ है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यहाँ पे आके, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कौन हुआ है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ है C4 एसिड। ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कह रहे हैं। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो होगा यहाँ पे आके क्या रिलीज करेगा, CO2 रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आके रिलीज करेगा CO2। ठीक है, दे रिलीज CO2। अब बताओ इसके पास कितने कार्बन थे, टोटल 4। इसने अपने अंदर से क्या रिलीज कर दिया, CO2। क्या इसका कार्बन नंबर डिक्रीज होएगा, नहीं होएगा, होएगा सर। है ना। तो यहाँ पर इसने अपने अंदर से रिलीज कर दिया CO2। क्या समझाया मैंने, एक कार्बन 3 कार्बन, टोटल 4 कार्बन हो गए, और इन्होंने बनाया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ट्रांसपोर्ट हुआ, और ट्रांसपोर्ट होने के बाद इसने बंडल से सेल के अंदर आके रिलीज कर दिया CO2। ठीक है, CO2 रिलीज कर दिया, तो इसके पास टोटल कितने कार्बन थे, 4 कार्बन थे, और इसने एक CO2 रिलीज कर दिया, तो इसके पास टोटल कार्बन रह गए 3। ठीक है, तो अब ये जो कंपाउंड है, ये अपने अंदर से क्या रिलीज कर दिया, इसने CO2 रिलीज कर दिया। तो CO2 रिलीज करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा, C4 एसिड जो होगा वो C4 एसिड नहीं रहेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा C3 एसिड के अंदर। तो यहाँ पर ये जिस चीज के अंदर कन्वर्ट होगा उसे कहा जाएगा C3 एसिड। अब C3 एसिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई इसके पास पहले 4 कार्बन थे, अब इसके पास कितने कार्बन रह गए, ओनली 3 कार्बन रह गए। इस वजह से इसका नाम C4 एसिड से क्या कन्वर्ट हो गया, इनटू द C3 एसिड कन्वर्ट हो गया। अब ये जो C3 एसिड होता है, ठीक है, इस C3 एसिड का नाम क्या होता है, वैसे लिखा नहीं होता, इसका नाम होता है पायरुविक एसिड। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा है C4 एसिड। तो यहाँ पर ये जो C4 एसिड होता है, मतलब ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये 4 कार्बन का है, इसने अपने अंदर से CO2 रिमूव कर दिया, तो ये कितने कार्बन का हो गया, 3 कार्बन का हो गया। तो इस C3 एसिड को हम क्या कहते हैं, पायरुविक एसिड कहते हैं। दिस इज नोन एज पायरुविक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर बना है पायरुविक एसिड। ठीक है, दिस इज नोन एज पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड जो है, ये पायरुविक एसिड जो है, ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके, ये पायरुविक एसिड जो है ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके चला जाएगा वापस। ठीक है, वापस चला जाएगा इनटू द मीजोफिल सेल। ठीक है, ये पायरुविक एसिड चला जाएगा मीजोफिल सेल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये पायरुविक एसिड जो है ये यहाँ से आगे चला जाएगा इनटू द मीजोफिल सेल। तो ये यहाँ पे थोड़ा इसको गैप को बढ़ाना पड़ेगा प्लाज्मोडेस्म हटा के। तो यहाँ पर पायरुविक एसिड जो होगा यहाँ से चला जाएगा इनटू द मीजोफिल सेल। ये आ गया मीजोफिल सेल के अंदर। ठीक है, अब ये मीजोफिल सेल के अंदर आ गया। मीजोफिल सेल के अंदर ये क्यों आया, ठीक है, और CO2 का क्या हुआ, ये 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। क्या हुआ, पायरुविक एसिड मीजोफिल सेल में वापस क्यों आया, और इस CO2 निकलने का क्या कारण था, ये चीज यहाँ पे हमें समझनी है। तो ये जो पायरुविक एसिड है, जब ये वापस आ जाता है मीजोफिल सेल के अंदर, तो ये पायरुविक एसिड विद द हेल्प ऑफ 2 ATP, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ 2 ATP, ये यहाँ पर रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि नॉर्मली ATP जब यूज होती है, ठीक है, नॉर्मली ATP जब यूज होती है तो ADP में कन्वर्ट होती है। ठीक है, एक ATP जो होती है वो 3 फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है। एडेनिन, एडेनिन के ऊपर कितने फॉस्फेट लगे हुए हैं, 3। अगर एक फॉस्फेट टूट जाता है तो क्या बन जाती है, ADP बन जाती है, विच इज 2 फॉस्फेट कंपाउंड। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है। पर यहाँ से अगर 3 फॉस्फेट की बजाय 2 फॉस्फेट टूट जाएंगे तो कितने फॉस्फेट रह गए इसके पास, ओनली 1। तो इसे क्या कहेंगे, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। मोनो का मतलब सिर्फ कितने फॉस्फेट रह गए, 1। समझ में आया, मोनोफॉस्फेट कब कहेंगे, बताओ भाई। हाँ भैया आ गया। ठीक है, सर एक तो बार यहाँ फिर पर से क्या बता हुआ, दो। देखो मैंने क्या बताया, यहाँ पे ATP, अगर ATP यूज होती है तो किस में कन्वर्ट होती है, ADP में कन्वर्ट होती है ना, यस यही सर। पढ़ा है। पर यहाँ पे ADP में नहीं कन्वर्ट होगी, यहाँ पे ATP कन्वर्ट हो जाती है AMP में, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट में। तो अब ये बताओ, एक ATP यूज होती है तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलता था। ठीक है, यस ATP सर। इनऑर्गेनिक, यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कितने निकलेंगे, कोई बच्चा बताओ। 2। 2 निकलेंगे, टोटल 4 निकलेंगे, 2 ATP यूज हुई है ना, 4 निकलेंगे। 4। ठीक है, तो यहाँ पर 4 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलेंगे। अब जैसे किसी बच्चे को नहीं समझ में आया कैसे, देखो, ये ATP है, ये ATP है, ये एक दूसरी ATP है। ठीक है, 2 ATP यूज हुई।
एक एटीपी ने 2 फॉस्फेट रिमूव कर दिए, तो कितने फॉस्फेट रिमूव हो गए? 2। दूसरी एटीपी ने कितने फॉस्फेट रिमूव कर दिए? 2। तो यहाँ पर हो गए 2 फॉस्फेट। टोटल फॉस्फेट कितने हो गए? 4 रिमूव कर दिए फॉस्फेट। अब इस एटीपी का नाम क्या पड़ जाएगा? AMP, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक फॉस्फेट बचा है। इस एटीपी का नाम क्या पड़ जाएगा? AMP। तो 2 एटीपी कन्वर्ट हो गई हैं AMP के अंदर, और इन्होंने 2 फॉस्फेट रिलीज कर दिए हैं। तो टोटल क्या बनी? 2 AMP बनी और 4 फॉस्फेट बनी। इसलिए मैंने वहां पर क्या लिखा है? 2 AMP। अगर देखो लिखो 2 AMP एंड 4 फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो सिर्फ ये यहीं पर ऐसी रिएक्शन देखने को मिलती है जहां पर एटीपी से AMP बनती है, ना कि ADP बनती है। ठीक है। अब ये जो AMP होती है ये क्या करती है? स्पीकर थोड़ा बंद करो यार, सो रहा है। ठीक है। ये AMP जो है ये क्या करेगी? ये AMP जो होगी, ये AMP बनवा देगी इस पायरुविक एसिड को इनटू PEP। ठीक है। पायरुविक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर देगी? PEP के अंदर। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से PEP के अंदर। तो यहाँ से एरो लगाया जाएगा और ये एरो जाएगा टू द PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के पास। तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो होता है वो बन जाता है, ठीक है, किससे? इस पायरुविक एसिड से। अब ये क्यों बना दोबारा? जैसे किसी बच्चे को C3 साइकिल याद हो, तो उसमें हमने RUBP दोबारा बनवाया था, ताकि ये जब दोबारा CO2 आए तो ये दोबारा CO2 HCO3 में बन सके, और ये HCO3 दोबारा रिएक्ट कर सके PEP के साथ। अगर ये PEP एक बार इस्तेमाल होने के बाद खत्म हो जाएगा तो दोबारा जो CO2 आएगा उसके लिए PEP कहाँ से आएगा? तो इसलिए ताकि बार बार ये प्रोसेस चलती रहे, उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो पायरुविक एसिड होता है 3 कार्बन का, इसे दोबारा किसमें? 3 कार्बन के PEP में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये यहाँ पर क्वेश्चन आता है, तुमने सबसे पहला स्टेप बोला सब बच्चों ने फिक्सेशन। ठीक है, सब बच्चों ने सबसे पहला स्टेप बोला फिक्सेशन। दूसरा स्टेप सब बच्चों ने बोला ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर ऑक्सीजन CO2 रिमूव हो रहा है। CO2 के रिमूव होने को क्या कहते हैं? जैसे मैंने किसी चीज के अंदर डिकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है। अगर किसी चीज के अंदर मैं O2 ऐड कर दो, उसे ऑक्सीजनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेशन। तुम्हारी बॉडी को ऑक्सीजन देना इज ऑक्सीजनेशन, और किसी चीज के अंदर से CO2 रिमूव करना इज डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर रिमूव हुआ है CO2 का रिमूव, इस CO2 के रिमूव को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पर ये जो CO2 रिमूव हुआ है दिस इज नोन एज डी कार्बोक्सी। ठीक है, कार्बोक्सी कार्बोक्सिलेशन, दिस इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये हो गया यहाँ पे थर्ड स्टेप, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड स्टेप जो है वो होता है डीकार्बोक्सिलेशन। इस CO2 को क्यों रिमूव किया जाता है? ये CO2 यहाँ पे रिएक्ट करता है एक कंपाउंड के साथ, जिस कंपाउंड का नाम होता है RUBP। अगर किसी बच्चे को C3 साइकिल याद आ रही हो तो उसमें सबसे पहला कंपाउंड क्या था? RUBP। और ये RUBP के साथ रिएक्ट करके बनाता है PgAl। किसी बच्चे को याद आ रहा हो PgAl? ये PgAl जो होता है ये बनाता है PGA, और ये जो PGA होता है ये बना देता है RUBP एंड ग्लूकोज। बन गया ग्लूकोज। यस। तो यहाँ पर एक्चुअल क्या चल रही है? यहाँ पर एक्चुअल चल रही है C3 साइकिल। तो यहाँ पर ये CO2 क्यों रिमूव हुआ? क्योंकि ये CO2 जो है ये यहाँ पर कौन सा साइकिल चलाएगा? यहाँ पे एक सर्कल बनाया जाएगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा ये CO2 रिमूव हुआ क्योंकि यहाँ पे चलेगी C3 साइकिल। ठीक है। अब क्यों चलेगी C3 साइकिल? कोई बच्चा आंसर दो। जो बच्चा आंसर देगा उसको क्योंकि उसको ग्लूकोज बनेगा। अरे वो तो ठीक है, यहाँ पर ही क्यों चली ये C3 साइकिल? यहाँ पे क्यों चली? सर क्योंकि इसमें 2 कार्बन रिलीज करे तो हाँ, कोई एक बच्चा बोलो ताकि मुझे समझ में आए। क्योंकि यहाँ पे इसको PEP बनाना था तो उसको कार्बन के तीन ही कार्बन चाहिए थे, इसलिए एक इसने CO2 निकाल दिया। ना, गलत। अरे इसका तो यहीं प्रेजेंट है ना। ये ना बात, किसने दिया है आंसर ये? सर मुस्कान। हाँ, तो भाई अब कल चॉकलेट मिलेगी मुस्कान को, क्योंकि यहाँ पर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? कल नहीं, जो भी क्लास होगी नेक्स्ट। तो यहाँ पे अगर किसी बच्चों को याद हो, पेप्केज एंजाइम प्रेजेंट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है रूबिस्को। ठीक है। तो ये दोनों रिएक्ट करते हैं किसकी प्रेजेंस में? ये दोनों रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो पा रही है किसकी वजह से हो पा रही है? बिकॉज ऑफ
रूबिस्को आ रही है, ठीक है, रूबिस्को यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इस वजह से यहाँ पर C3 साइकिल हुई। यहाँ पर क्यों नहीं हुई C3 साइकिल, क्योंकि यहाँ पर रूबिस्को था ही नहीं। यहाँ पर क्यों हुई C3 साइकिल, ये CO2 क्यों रिमूव करा गया, ताकि ये CO2 सेम जो हमने कल C3 साइकिल पढ़ी थी उसकी तरह यहाँ पे रिएक्शन कर सके। CO2 प्लस RuBp और ये दोनों इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को रिएक्ट करके बनाएंगे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो होगा बना देगा दोबारा RuBp एंड ग्लूकोज, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, सेम प्रोसेस यहाँ पे चलेगी, वो अलग बात है, हम पूरी प्रोसेस नहीं लिखते हैं यहाँ पे, बस डायरेक्टली लिख देते हैं C3 साइकिल, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा जाता है एग्जाम में, मैंने सारे स्टेप्स अभी नहीं लिखे हैं, थर्ड स्टेप तक कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर अगर बच्चे ध्यान दो तो यहाँ पर एक बार दोबारा ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो यहाँ पर फोर्थ स्टेप दोबारा लिखना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट यहाँ पे 2 बार हो रही है, तो यहाँ पर फोर्थ स्टेप लिखना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट, ठीक है, फोर्थ स्टेप लिखना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट। तो ये हो गया यहाँ पे फोर्थ स्टेप विच इज ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट के बाद यहाँ पे, ठीक है, तुम अगर देखो तो और कोई स्टेप हमें देखने को नहीं मिल रहा, एक स्टेप देखने को मिल रहा है, और जो यहाँ पर तुम देखोगे दोबारा रीजनरेशन, दोबारा जनरेट किया जा रहा है किसको, पीईपी को, ठीक है, पीईपी को दोबारा जनरेट किया जा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रीजनरेशन। तो रीजनरेशन क्यों कह रहे हैं इसे, बिकॉज यहाँ पे दोबारा जनरेट किया जा रहा है किसको, पीईपी को, ठीक है। तो एक बार क्विकली बता दे रहा हूँ मैंने क्या क्या पढ़ाया आज, ठीक है। स्टेप्स के पहले नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, इस बॉक्स को बना के नंबर लिख देता हूँ, देन बन जा भाई जल्दी से, टाइम कम है, बन गया, ठीक है। तो एक बार इनके स्टेप्स के नंबर लिख देता हूँ, थर्ड स्टेप ये था, फोर्थ स्टेप ये था एंड फिफ्थ स्टेप ये था, सारे स्टेप हो गए। एक बार समझो दोबारा क्या हुआ, एटमॉस्फेयर से CO2 आया, CO2 ने पानी के साथ रिएक्ट करके बनाया HCO3-। इस HCO3- में फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ रिएक्ट करा और इस स्टेप का नाम कहा फिक्सेशन, और इसने बनाया एक 4 कार्बन कंपाउंड। 4 कार्बन कैसे हो गए, इसके पास 1 कार्बन था, इसके पास 3 कार्बन से, इसको कहा गया C4 एसिड। ये C4 एसिड ट्रांसपोर्ट हो गया जिसे कहा गया स्टेप 2, और ट्रांसपोर्ट के बाद इसने अपने अंदर से रिलीज कर दिया CO2 जिसे कहा गया डीकार्बोक्सिलेशन। CO2 तो चला गया C3 साइकिल के अंदर और बना दिया ग्लूकोज, ठीक है, CO2 चला गया C3 साइकिल के अंदर और इसने बना दिया यहाँ पे ग्लूकोज, ठीक है। और जो यहाँ पर इसके अंदर से निकला था, इसके अंदर जो 3 कार्बन बचे थे, उन 3 कार्बन ने बना दिया एक C3 एसिड जिसे कहते हैं पायरुविक एसिड। ये जो पायरुविक एसिड है ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है जिसे फोर्थ स्टेप कहते हैं, और ट्रांसपोर्ट के बाद ये रीजनरेट कर देता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट को विद द हेल्प ऑफ 2 ATP, और ये 2 ATP कन्वर्ट हो जाती हैं 2 AMP के अंदर और रिलीज कर देती हैं 4 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। दिस इज नोन एज C4 साइकिल। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुकी है तुम्हारी C4 साइकिल। तो इसके साइड में यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज C4 साइकिल, ठीक है। तो C4 साइकिल जो है वो हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है। तो C4 साइकिल होगी कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास जो होगी वहां पर तुम्हारा सबसे पहले टेस्ट होगा, ऑफलाइन क्लास जो होगी उसमें सबसे पहले टेस्ट होगा, C3 C4 साइकिल लिखना होगा एज इट इज, ठीक है, जितना भी C3 C4 साइकिल में तुमने पढ़ा है अराउंड 20 मिनट्स में। तो सब बच्चे साइकिल बना लिया, इसके डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है, डिस्क्रिप्शन भी जितना यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ तक, ठीक है, जितना भी है ये पूरा, ठीक है। और C3 साइकिल में जितना भी मैंने पढ़ाया था उतना, ठीक है। तो C3 C4 वो स्टेटमेंट नहीं लिखनी C3 की, एक चीज याद रखना, स्टेटमेंट नहीं लिखनी, कहीं बच्चे स्टेटमेंट रट के आ रहे हैं जबरदस्ती, स्टेटमेंट नहीं लिखनी, ठीक है। इस साइकिल को अच्छे से याद कर लेना, वीडियो भी भेज दूंगा, ठीक है। एक जिसको ना समझ में, एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे एनसीईआरटी की बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने एज इट इज एनसीईआरटी को फॉलो करके बनाया, ठीक है। तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ और नेक्स्ट क्लास में क्लास होगी, हाँ मैं टाइम सर से डिस्कस करके बता दूंगा, ठीक है। PDF भेज देना। हाँ मैं PDF वीडियो भी भेज रहा हूँ ग्रुप पे।